हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्यू डिलिजेंस की। आई होप आपने सारे डीडी के जो मैराथन थे लास्ट 2 आपने देख लिए होंगे। चैप्टर 8 और चैप्टर 12 को लेके थे जो आपको काफ़ी पसंद आए। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको ये ड्यू डिलिजेंस का भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और टाइम काफ़ी कम है तो प्लीज़ जी जान लगा दीजिए। फॉर ओल्ड सिलेबस ये लास्ट अटैम्प्ट है तो प्लीज़ जी जान लगा लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें इसे, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा तो उनका साथ में उनका भी आप फ़ायदा होना चाहिए। ओके, चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जब भी ड्यू डिलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आपकी आता है तो आपको इंट्रोडक्शन तो उसका लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे बनाया है, देखें कैसे। प्रोसेस बाय विच कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज रिव्यूड एंड अप्रेज। मतलब क्या, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, लीगली भी वो होना चाहिए और साथ ही साथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो जब एक्सचेंज होगी उसको जब रिव्यू किया जाएगा, अप्रेस किया जाएगा बाय द पार्टीज जो एंटर कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उसे बोला जाएगा ड्यू डिलिजेंस। अगर मैं ड्यू डिलिजेंस का एग्जांपल आपको एकदम सिंपल वे में बताऊं तो अगर जैसे हम लोग मैरिज के लिए हम कोई लाइफ पार्टनर देखते हैं, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, डीडी करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे। मतलब उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो लड़का कैसा है, क्या है, या लड़की कैसी है, क्या है, कितना स्टडी उसने किया है, कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई गलत आदतें तो नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया उस लड़के का। तो इसी तरीके से कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करने के लिए उनकी कॉन्फिडेंशियल बातें हमें पता होनी चाहिए। मतलब क्या क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, ठीक है, तो वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, एक नंबर का पैसा दो, उस तरह से लीगली वो कितना कंप्लाई करती है उस चीज़ को, लॉस को, फाइनेंशियली वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज की जाती है, बायर सेलर के बीच में। और एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंटर होने के पहले ये डीडी किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। और सेकंड इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि ड्यू डिलिजेंस इज इन सिंपल वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला, बैकग्राउंड चेक डन बाय द पार्टीज टू गेट अ डिजायर्ड comfort level in a particular business transaction। तो यहाँ पे ये 2 इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने देखे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डीडी की। तो डीडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीआईडी इज़ अ बेस्ट। सीआईडी क्या है, बेस्ट है। मतलब क्या, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई कलेक्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट कंपनी, ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से ही आप क्या पता लगा पाओगे, उसका बैकग्राउंड चेक कर पाओगे, ठीक है। आई इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल एरियाज वेयर रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आर रिक्वायर्ड। ऐसे एरिया को ढूंढो जहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज की ज़रूरत है, ठीक है। डी इज और हेल्प द कंपनी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट। मतलब आप एटलीस्ट डिसीजंस ले पाओ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको डीडी कराना पड़ता है, ठीक है। टू आई इज़ फॉर इम्प्रूव बार्गेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन द स्वॉट। मतलब अगर कहीं कम ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये तेरी स्ट्रेंथ है, तेरी ये वीकनेस है तो मेरी ये स्ट्रेंथ है, उस बेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। बी इज़ फॉर ब्रिज द गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। E is for ensure complete and accurate disclosure of information. S is for conduct SWOT analysis to uncover the threats and weakness। आप जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि SWOT analysis से हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे डर क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ठीक है। एंड T is for helps to provide the desired comfort level in the transaction। मतलब ये हमको एक लेवल तक सेटिस्फाई कर देता है ताकि हम हमारे जो ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं वहाँ तक हम लोग ईजिली पहुँच पाए, ठीक है। अब बात करती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीडी। तो इसका क्या था, सीआईडी इज़ बेस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीडी, सीआईडी इज़ बेस्ट। ये 5 मार्क्स के लिए हम पूछा जाता है, इसको इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 to 5 मार्क्स के लिए डीडी और ऑडिट के बीच का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड ऑडिट कहाँ तक लिमिट है, तो लिमिटेड टू फाइनेंशियल एनालिसिस। और डीडी कहाँ तक लिमिट है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, क्योंकि ये इसमें लीगली भी, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि ये लीगली, कॉन्फिडेंशियली, फाइनेंशियली सब चीज़ कवर करता है। तो ये इसके लिए इसका जो एरिया है काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। डेटा यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा यूज़ होता है ऑडिट में, मतलब जो पहले के होंगे वो होगा। लेकिन डीडी क्या करता है, डीडी फ्यूचर की बातें भी कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वारंटीज़ वगैरह भी निकाल लेता है। मतलब इन फ्यूचर आपको क्या वॉल्यूशन हो सकते हैं,
अगर ये कंपनी ऐसा नहीं करती तो क्या वॉल्यूशन हो सकता है, तो ये फ्यूचर के भी निकाल देती है, प्लस हिस्टोरिकल का तो उनके पास होता ही है। इसका नेचर ऑफ क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, तो ये काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, रिजिड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये होगा ये होगा, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट की करो फिर वाउचर्स देखो, तो ये काफ़ी रिजिड है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म है, फॉर्मेट है ये, ऐसे ही हम हर जगह की ऑडिट ऐसे ही होती है। पर डीडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी, हम पहले लीगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कंपनी का क्या हमें चाहिए उस हिसाब से। एनालिसिस का क्या होता है, पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है, पूरा एक बिन छान छान बिन के हम लोग करते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, इसका फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एनालाइज होता है, मतलब हमको फ्यूचर के लिए हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में इवेंट क्या, इसका इवेंट क्या, ये रिकरिंग बेसिस पे होता है, हर साल आपको ऑडिट करानी है, लेकिन डीडी क्या हर साल कराना है नहीं, जब आपको ओकेजनली कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तब आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है अश्योरेंस की बात है, तो ये पॉजिटिव अश्योरेंस देता है, यहाँ पर बताएगा आपको कि योर फाइनेंशियल पोजीशंस आर ट्रू और फेयर और नॉट, लेकिन ये क्या करता है, ये आपको नेगेटिव अश्योरेंस देता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी रिस्क बता देता है, कंपनी की कितनी रिस्क है ये आइडेंटिफाई कर देता है, तो ये नेगेटिव अश्योरेंस इसे बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड डीडी। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है, तो उसको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो डीडी में चेक, अभी इसको है ना कमेंट के फॉर्म में पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, या फिर केस स्टडी फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आने दो, क्वेश्चन सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक्ड इन अ डीडी। ABCD तो आपको बचपन से आती है, तो क्या करना है आपको, ABCDEF और HI, ABCDEF हाई, ABCDEF हाई, डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक इन डीडी। क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, तो आप बोलते हैं ना A to Z डॉक्यूमेंट देखना है, तो आपको क्या देखना है, A to F और हाई, A to F हाई, A to F हाई, इस तरीके से। A मतलब क्या, एग्रीमेंट, आपको सारे बिजनेस एग्रीमेंट देखने हैं। B मीन्स क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन। C बोले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। C2 बोले तो कल्चरल एस्पेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। डी बोले तो यहाँ पे डिटेल्स लिया है मैंने, किसकी डिटेल्स, तो IPR की डिटेल्स, ठीक है। ई बोले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एफ बोले तो फाइनेंशियल डेटा। एच बोले तो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स। एंड आई बोले तो इंश्योरेंस कवरेज एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट्स एंड लिटिगेशन एस्पेक्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं, तो वो एक एडिशनल पॉइंट है। लेकिन सिंपल आपको याद क्या रखना है, डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक इन डीडी क्या, ABCDEF हाई, ABCDEF हाई, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं ABCD, तो वो याद रहना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको डीडी में चेक करने पड़ेंगे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टेजेस में डीडी की प्रोसेस होती है, पहली होती है प्री, फिर होती है डिलीजेंस एंड बाद में होती है पोस्ट डिलीजेंस। प्री में क्या होता है, you have to find the issues, then you have to document according to that, and then you have to review the document and information, and उस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, you have to identify the issue, then you have to organize the document, then you have to sign, and then you have to prepare the checklist for it, okay। and diligence में क्या होता है, 2 यहाँ पे चीज़ें होगी, या आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी and the result of the report। रिपोर्ट में क्या होगा, you have to report in 2 ways, या तो आपको समरी में बनानी पड़ेगी या आपको डिटेल में बनानी पड़ेगी। अब इसका जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, रिज़ल्ट यहाँ पे आपका होगा 4 तरह से इसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं, डील मेकर, डील ब्रेकर, डील कॉजनर एंड डील डाइल्यूटर। तो अभी देखो यहाँ पे डील मेकर में क्या होगा, क्लीन रिपोर्ट है, कुछ भी खामी नहीं है। बी में क्या होता है, डील ब्रेकर में क्या होता है, वॉल्यूशन इन ऑल एक्ट प्लस क्रिमिनल लायबिलिटीज़ भी लगी है। सी में कॉजनर में क्या होता है, तो नॉट फाइनेंशियल बट यहाँ पे नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी लगी, बट वी कैन रेक्टिफाई इट, तो कॉजनर है, मतलब हम बोलते हैं ना कॉजन, दूर रहो इससे। अब तुम घुसोगे तो फिर तो तुम बर्बाद होगे, लेकिन अगर आप नहीं घुसोगे तो फिर यू कैन बी सेफ फ्रॉम दिस साइड, ओके। तो यहाँ पे हो। एंड डाइल्यूटर मतलब क्या होता है, डिमिनिश द वैल्यू ऑफ द बिजनेस कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद मैं पोस्ट डिलीजेंस की बात करती हूँ, तो इट इन्वॉल्व द रेक्टिफिकेशन, मतलब जो आपने कबाड़ा किया है, आपको पता लग गया कि भाई ये नॉन कंप्लायंस की वजह से कबाड़ा हुआ है, तो यू कैन रेक्टिफाई इट, आप पोस्ट डिलीजेंस में ये कर सकते हो। एंड सेकंड इज़ फाइंडिंग कुड द
हेल्प द इन्वेस्टर इट एक्ट एज अ रॉन्ग विकेट और निगोशिएट द प्राइस वेरी हार्ड। मतलब आपको मैंने जैसे पहले ही बोला कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये इसमें ये खामी है, तो यू कैन निगोशिएट द प्राइस एज अ योर बार्गेनिंग पावर। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब मैं बात करती हूँ फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड या फिर कंसिडरिंग वैलिड ड्यू डिलिजेंस। कौन सी ऐसी बात है आपको ध्यान रखनी है जब आप ड्यू डिलिजेंस करोगे? तो क्या करना है आपको? लर्न एज मच यू कैन। मैं तो आपको ये भी बोलूँगी कि आप जब भी CS की भी पढ़ाई करते हो तो लर्न एज मच यू कैन, जितना हो सके लर्न करो, जर्नल यूज़ करो, अलग अलग रिपोर्ट्स यूज़ करो। अब मीडिया यहाँ पे आपके लिए यूट्यूब हो सकता है, इंटरनेट पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लोग यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से आप लर्न करो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सेज, अब कंसिडर वेदर यू हैव अ फिजिकल, पहले आप देखो आपके पास कैसे कैसे रिसोर्सेज है, फिजिकल है, ह्यूमन है, फाइनेंशियल है, ये सब होते हैं तो आप बिजनेस को अच्छे से सक्सेसफुली चला सकते हो, ठीक है। तो यू आर विलिंग टू पुट ऑल हार्डवर्क फॉर द न्यू वेंचर, आप हो इसके लिए तो आप देखो। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि यू हैव टू पुट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू एक्सपांड द बिजनेस। अगर आपके पास वो नहीं है तो यू कांट डू। ओके, एक्सपेक्टेशन, बी क्लियर एक्सपेक्ट, आपको चाहिए क्या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना आपकी रेवेन्यू होना चाहिए और कितना प्रोबेबिलिटी आपका आगे चल के, मतलब आप कितना चाहते हो। तो ये सारी आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। जब भी आप DD करोगे तो आपको 4 बातें याद रखनी है, लर्न, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, एक्सपेक्टेशन। लर्न, रिसोर्सेज, एक्सपेक्टेशन, लर्न, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। घूम फिरा के यही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इसको केस स्टडी फॉर्म में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू रेडी फॉर दिस 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ भी आता है तो यही आपको लिख के आने का है। ओके, अब डेटा रूम क्या होता है, तो डेटा रूम की ज़रूरत क्यों पड़ती है और फिजिकल और वर्चुअल डेटा क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। एंड दिस क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स। ओके, तो हम देखते हैं डेटा रूम मतलब क्या। इट डिस्क्लोजेज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ टारगेट कंपनी विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एंड दिस में रिलेट टू ट्रेड सीक्रेट्स, कंपनी स्ट्रेटजीज, बिजनेस प्लान्स एंड प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तरह होता है। एक्सेस टू डेटा रूम इज गिवन ओनली आफ्टर साइनिंग NDA मीन्स व्हाट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। चैप्टर 3 मॉड्यूल के इसमें लास्ट में दिया हुआ है एग्रीमेंट, तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आपको ड्राफ्ट करना था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, तो वो आप एक बार एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ना, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो मैं वो एग्रीमेंट यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो इजी है, काफ़ी कुछ उसमें आपको सिर्फ लर्न करना है, जस्ट पढ़ना है एक बार, ठीक है। उसके बाद में नीड, क्या नीड है डेटा रूम की, क्या ज़रूरत है, तो मैंने इसका कोड बनाया एम्बे वैली। एम्बे वैली मीन्स क्या, एक काफ़ी फेमस वैली है, तो उसका मैंने नाम लिया है यहाँ पे एम्बे वैली। तो फर्स्ट इज़ रिमूव एम्बे वैली है इसका नाम, रिमूव एम्बिग्यूटी, ठीक है, रिमूव एम्बिग्यूटी। उसके बाद में नहीं हो गया ना, एम्बे वैली है, ठीक है। तो ए यहाँ पे आ गया, एम्बिग्यूटी, तो रिमूव एम्बिग्यूटी मतलब यहाँ पे आप अगर बायर्स के दिमाग से आप ये सब निकालोगे, मतलब डेटा रूम क्या करता है, डेटा रूम यहाँ पे जो बायर्स के दिमाग में भ्रम होता है कैसा है प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए किसी, तो वो एक निकालने की कोशिश करता है डेटा रूम। M इज़ फॉर मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो डेटा रूम क्या करता है, आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब जो सच होगी ना इन्फॉर्मेशन वो देगा, तो इसकी वजह से कम आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट एनालाइज कर सकते हो। B इज़ फॉर बेटर बार्गेनिंग पोजीशन। E इज़ फॉर एक्सपोज, यहाँ पे कंपनी की वीकनेस एक्सपोज हो जाती है डेटा रूम की वजह से। एंड बी इज़ फॉर बेटर वैल्यूएशन, और डेटा रूम की वजह से वी कैन वैल्यू द बिजनेस इन अ बेटर वे, ठीक है, एंड इट विल हेल्प द बायर एज वेल एज अ सेलर। ओके, फिजिकल डेटा एंड वर्चुअल डेटा, इसका मैंने फैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया है करके कोड। F इज़ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइल्स वगैरह सारे पेपर वेपर वाले होते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कॉस्ट में यहाँ पे हाई होती है क्योंकि इतने सारे पेपर्स को संभालना इट्स वेरी टफ, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पे, ये डेटा फिजिकल में काफ़ी टाइम का एक फाइल देखना, और यहाँ पे टाइम सेविंग है, जस्ट आपको जो चाहिए वो करो। MCA अगर जिसने यूज़ किया होगा MCA साइट को, तो क्या होता है वहाँ पे जो हमको चाहिए हम लोग वो डाउनलोड कर लेते हैं सिंपल पे 100 रुपीज़ पे करके। कन्वीनियंट, ये काफ़ी लेस कन्वीनियंट होता है क्योंकि जाना करना, ये मोर करने कहीं भी बैठे बैठे, और वैसे भी कोविड चल रहा है तो हम घर बैठे जितना
प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी इसकी काफ़ी लेस है और इसकी मोर है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। एबिलिटी टू कॉपी, यहाँ पे कॉपी पॉसिबल है, फ़ोटो निकाल ली कर ली, पर यहाँ पे क्या होता है, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमको ये सब काम करने नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ टाइप्स ऑफ डीडी की। तो टाइप्स ऑफ डीडी में यहाँ पे हमने देखा बिजनेस, आईपीआर, फाइनेंशियल, लीगल, ये सारे तरह के डीडी होता है। बिजनेस में क्या होता है, ऑपरेशनल डीडी होता है, टेक्नोलॉजिकल डीडी होता है, स्ट्रेटेजिक डीडी होता है, एचआर डीडी होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड एनवायरमेंटल डीडी होता है। अभी ऑपरेशन डी में क्या होता है, मेजर ऑपरेशंस यहाँ पे देखे जाते हैं, ऑपरेशन की एफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम की जाता है, उसकी हमको डीडी करनी पड़ती है। स्ट्रेटेजी में क्या होता है, तो कमर्शियल वेएबल, ये एक वर्ड है, ये आपके आंसर में आना चाहिए, ठीक है। एचआरडीडी में क्या होता है, पीपल रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, देखा जाता है कि कितना लेबर यहाँ पे इन्होंने कुछ फाइल किया है, इसकी डीडी की जाती है कि लेबर कितना खुश है कंपनी से, लाइक दैट। एनवायरमेंटल डीडी में क्या होता है, इम्पैक्ट, रिस्क कितना है आपका, ठीक है, एनवायरमेंट को लेके। आईपीआर में क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनके ऊपर आपकी यहाँ पे डीडी की जाती है, और साथ में कितना क्लेम बनता है, कुछ आईपीआर का इन्फ्रिंजमेंट वगैरह किया है क्या, एंड ऑल दैट, इसमें डीडी किया जाता है। फाइनेंशियल में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी, कैश फ्लो, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, इसका डीडी किया जाता है। एंड लीगल में क्या किया जाता है, लीगल पिटफॉल कुछ है क्या, और क्या लीगल इश्यूज़ है उनको देख के यहाँ पे डीडी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है यहाँ पर कि क्या कितने टाइप के डीडी होते हैं, और इसकी आपको सर देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ड्यू डिलिजेंस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट इसमें मिलेंगे। आई होप आपको 15 मिनट्स में मैंने ये चैप्टर करा के दिया है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा टू रिटेन लर्न। आपको सब कुछ है समझा हुआ, सब कुछ है, जैसे आपको मैंने याद दिलाया है। कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसी ही वीडियो लाऊं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो। प्लीज़ ये शेयर्स की आप ये वीडियो सबके साथ जो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और ये जो टॉपिक है ये ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, तो मुझे बार बार ये मत बोलना कि मैम न्यू के लिए लेके आओ, क्योंकि ये दोनों के लिए है। कोशिश करूँगी कि दोनों के लिए साथ साथ मैं वीडियोज़ लेके आऊँ, ताकि दोनों ही ग्रुप को फ़ायदा हो, ओल्ड वालों को भी हो और न्यू वालों को भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको आगे ऐसी वीडियोस चाहिए तो, और ध्यान रखें अपना। गुड डे, बाय बाय।